नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी पे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए, क्या लाए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका अर्थ ये है कि आरपीएससी द्वारा कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2023 को जारी कर दिया गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं कि इसमें कौन पात्र होने वाला है, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली, संभावित परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है, उसके साथ पद कितने निकले हैं, आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है, और इसका जो पाठ्यक्रम है क्या उसमें कोई चेंजेस है या होने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये वैकेंसी क्या आप उसमें जो है एलिजिबल हैं या नहीं है, या ये वैकेंसी आपके लिए है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पर। आरपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ देखिए 22/6 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है कॉलेज लेक्चरर का, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ये आपके सामने विस्तृत विज्ञापन रहा, 22/6 को आया हुआ। और इसमें जो है अलग अलग विषय की पद दिए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। बायोलॉजी के 70 पद आए हैं, केमिस्ट्री के 81, मैथ के 53 आए हैं, फिजिक्स के 60, जियोलॉजी के 64, एबीएसटी के 86 पद, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 71, ईएफएम के 70, जियोलॉजी के 6, लॉ के 25, इकोनॉमिक्स के 103, इंग्लिश के 153 और ज्योग्राफी के देखिए, ज्योग्राफी जो कि हमारा सब्जेक्ट है, कितने हैं, 150 पद आए हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करें हिंदी की, हिंदी में 214 पद, हिस्ट्री में 177 पद, सोशलॉजी में जो 80 पद है, फिलोसॉफी में 11 है, पॉलिटिकल साइंस में 181 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45 पद है, संस्कृत में 76 है, उर्दू में 24 है, पंजाबी में 1 है। इसी प्रकार से आगे हम चले तो लाइब्रेरी साइंस में 1 है, मिलिट्री सॉरी लाइब्रेरी साइंस में 1 है, साइकोलॉजी में हमारे 10 पद है, राजस्थानी के अंदर 6 पद है, सिंधी में 3 है, और जेनोलॉजी में 1 है। ऐसे ही गारमेंट एंड प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में 1 है, मिलिट्री साइंस में 1 है, आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर 2 है, म्यूजियोलॉजीज जो हमारा संग्रहालय विज्ञान होता है उसमें 2 पद है, और ड्राइंग एंड पेंटिंग में 35 पद। ड्राइंग वालों में भी अब तक के बहुत बेहतरीन पद आए हैं, 35 पद आए हैं। देखिए ये हमारे कुल पद रहे। अगर हम बात कर लें आगे तो ये हमारे म्यूजिक के अंदर 12 है, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है उसमें 4 है, फिर उसके बाद अप्लाइड आर्ट के अंदर 5 है, पेंटिंग में 5 है, स्कल्पचर में 4 है, म्यूजिक तबला में 2 है, म्यूजिक में 2 है, एग्रीकल्चर में 1 है, एग्रीकल्चर एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के अंदर 2 है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर ऑर्गेनोमी में 3 है, एग्रीकल्चर 1 है। ये सारे पद जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 3 है, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में 1 है, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में 2 है, एग्रीकल्चर सोइल साइंस में 2 है। कुल मिलाकर ये जो हमारे 48 विषय है, इसके 1913 पदों पर भर्ती जारी की गई है। बड़े सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो हमारे हैं बड़े सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा हिंदी ज्योग्राफी, ये बड़े सब्जेक्ट हैं जिनमें बड़ी बड़ी वैकेंसी आई। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें जो है पात्रता के लिए क्या दिया गया है, कि पात्रता किस किस को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो इसमें देखिए अलग अलग दिया गया है। पद क्रम संख्या 1 से 31 और 40 से लेकर 48 तक ये जो आपके सामने है, ये योग्यताएं रखी गई है। सबसे पहले योग्यता जो है वो है, देखिए ए में है कि मास्टर डिग्री विद 55 मार्क्स। ये शुरू से ही होता आया है कि आपको कम से कम 55% मार्क्स के साथ, जब तक आप जो है 55% मार्क्स के साथ एमए नहीं कर लेते, तब तक आपकी नेट और ये जो कॉलेज लेक्चर दोनों ही वैलिड नहीं होती। तो 55% तो आपको इसमें चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको यूजीसी से नेट पास होनी चाहिए, या फिर किसी भी स्टेट से स्लेट या जो सेट हम कहते हैं वो पास हो जाना चाहिए। इसके अलावा और दिया है कि आप एमफिल और पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है, रेगुलेशन 2009 और 16 के अनुसार अगर आपके पास पूर्व में एमफिल और पीएचडी डिग्री है, और इन्होंने शर्तें भी लिख दी है कि शर्तें क्या क्या है साहब, कि शर्तें ये रही आपके सामने कि आप जो पीएचडी रेगुलर मोड से करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या दिया है, इसके अतिरिक्त आपको 2 जो है एग्जामिनर से आपका जो पीएचडी थीसिस है वो चेक हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके रिसर्च पेपर किसी भी जर्नल में पब्लिश होने चाहिए, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 तो पब्लिश होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको 2 पेपर जो है किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में आपने जो है प्रस्तुत किए और वो छपे हो, तब आपकी जो पीएचडी हुई वो वाली पीएचडी जो है यहाँ पर मान्य की गई है। तो याद रखिएगा, ये सारी जो रेगुलेशंस है 2009 और 2016 के अनुसार वो पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम्ड कर सकते हैं नेट की डिग्री, और आप पीएचडी से भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
पदक्रम संख्या 32 से 39 तक उसकी योग्यता अलग दी गई है। देखिए मास्टर डिग्री तो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि 55% से होनी चाहिए, बट कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये जो आपको क्रम संख्या 32 से लेकर 39 है, इसमें कुछ विशेष छूटें दी जाती है। अगर आप 32 से 39 में आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन को है, आप ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि यहाँ पर भी पीएचडी में वो की वही शर्तें दी गई है, बट कुछ कुछ एक चीजों में जो है यहाँ पर छूट दी जाती है। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्रम संख्या 1 से 48 तक के लिए। तो इसमें जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, किसको 5% दिया गया है, एससी एसटी और ओबीसी को। एससी एसटी और ओबीसी तीनों को जो है 5% जो है दिया गया है एज रिलैक्सेशन। इसके अतिरिक्त जो है ब्लाइंड, लो विजन या जो विशेष कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। किसमें, मास्टर डिग्री में। किसमें, मास्टर डिग्री में आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं पात्रता के लिए क्या लिखा है कि 1 जून 2002 किसी प्रदेश की सेट या स्लेट उत्तीर्ण पात्र होना चाहिए। तो 1 जून 2002 के जो पूर्व के हैं वो सेट या स्लेट होना चाहिए। फिर 1 जून 2002 या उसके पश्चात किसी भी प्रदेश के सेट या स्लेट अभ्यर्थी पात्र नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 जून 2002 के बाद किसी भी अन्य प्रदेश का है तो उसको जो है इसके अंदर पात्र नहीं किया जाएगा। मतलब कि ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जो 1 जून 2002 के पहले के हैं और किसी और राज्य के हैं वो हमारे यहाँ इस एग्जाम को नहीं दे सकते। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 21/9/2022 को आयोग की जो है वेबसाइट उस पर अपलोड कर दी गई है, अर्थात पाठ्यक्रमों की समकक्षता के क्रम में उसका अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर करें। देखिए पाठ्यक्रम की समकक्षता क्या है ये मैं बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इसका नोटिफिकेशन आरपीएससी की साइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर एक नोटिफिकेशन और है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ये पाठ्यक्रम की समकक्षता के बारे में दिया गया नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये फर्स्ट वाला जो नोटिफिकेशन ये यही है कि एक कमेटी बनाई गई थी 2018 के अनुसार, तो उसमें ये था कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो उनकी सब स्ट्रीम चलती है तो उसके समकक्ष माना जाए। जैसे आप अगर नोटिफिकेशन को खोल के देखोगे तो हर विषय के जो समकक्ष विषय होते हैं वो उसी विषय के पार्ट होते हैं, तो अगर उसमें भी उनकी योग्यताएं होती है तो उसको उसके जो है समान माना जाए। जैसे ज्योग्राफी का उदाहरण ले लेते हैं तो ओशनोग्राफी उसके अंदर उसकी समकक्षता मानी गई है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको उसके समकक्ष माना गया, तो कोई पर्टिकुलर अगर ओशनोग्राफी का व्यक्ति है तो वो भी ज्योग्राफी से अपना एग्जाम दे सकता है। तो ये पाठ्यक्रम की जो समकक्षता है वो इसी संदर्भ में दी गई है। तो आप जो है साइट की वेबसाइट पे उसको डाउनलोड करके अगर आप किसी विशेष सब्जेक्ट से हैं, आप मान लीजिए जो बेसिक सब्जेक्ट है उसमें ना होकर किसी और सब्जेक्ट से हैं तो उसमें भी आप दे सकते हैं। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो देखिए सबसे पहले कि उक्त पदों पर अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा। मतलब अगर आप एमए फाइनल ईयर में हैं और आपने नेट की डिग्री पहले ही कर ली है तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है किंतु आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू से पहले आपकी डिग्री बोर्ड के सामने प्रस्तुत करनी है अगर आपका इंटरव्यू तक सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब यह है कि अभी जो फाइनल ईयर एमए वाले विद्यार्थी हैं अगर उन्होंने नेट कर लिया है, आप सभी को पता है कि नेट जो है फाइनल ईयर में भी कर सकता है अभ्यर्थी, क्योंकि उसकी डिग्री में स्पष्ट लिखा होता है कि आपको 2 वर्ष के अंदर जो है अपनी एमए की 55% के साथ डिग्री लेनी है। तो अगर आप एमए पहले कर चुके हो, एमए के पहले आप नेट कर चुके हो तो भी आप पात्र हो किसके लिए, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस भर्ती के लिए आप पात्र होंगे। बस आपको जो जब तक इनका साक्षात्कार होगा मतलब इंटरव्यू होगा उससे पहले आपके पास 55% की डिग्री होनी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। आयु सीमा में विशेष देखिए, आयु सीमा में 1/7/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष, मतलब 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए उसकी आयु। 21 वर्ष से अगर नीचे है तो वो उसके लिए पात्र नहीं होगा। और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष दी गई है। कितनी दी गई है, 40 वर्ष तक के सभी कैटेगरी में पात्र है। और जो छूट दी गई है वो अलग है, वो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या छूट दी गई है, देखते हैं आगे। अच्छा, कुछ एक सब्जेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा है कि कार्मिक के विभाग की अधिसूचना 29/9/2022 के अनुसार व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था तो उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा।
मतलब कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने विशेष छूट दी गई है, जिसमें 2020 को इन्होंने जो है आधार माना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पद क्रम संख्या 1 से 22, 32, 33, 40 के लिए पद द्वारा वर्ष 2020 को बस वह 2021 में विज्ञापित किए गए थे। इसके तहत आयु की गणना जो है 1/7/2021 को रखा गया है। और राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार अभ्यर्थी 1/7/2023 को अधिकायु होते हैं तो उन्हें ऊपरी आयु में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। तो जिनके पास अंतिम वर्ष है या वो बिल्कुल किनारे पर है, 45 वर्ष के हो गए हैं, 43 के हो गए, 40 के हो गए, तो वो इसको जरूर देखें कि क्या आपको उसमें फायदा मिल रहा है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए ये दिया गया है कि विशिष्ट श्रेणियों में जो छूट दे है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सबको कितने साल की? 5, मतलब 40 तो पहले है और 5 ये, तो आपको 45 वर्ष तक का व्यक्ति जो है इस एग्जाम को दे सकता है। सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर कोई महिला कैंडिडेट है जनरल से तो उसको भी। सामान्य वर्ग के अलावा जो SC ST और OBC और EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट दी गई, मतलब वो 50 वर्ष की महिला भी इसका एग्जाम दे सकती है। और विधवा, वैचन, प्रतिक्ता महिला, इनकी कोई आयु सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि ये 60 वर्ष में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिजर्व एवं प्रतीक्षा सेवा कर्मचारी रिजर्व के स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी छूटें दी गई है, तो आपको ये देखनी हो तो बिल्कुल आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। और अगर आप बिल्कुल किनारे पे हैं तो कोई ना कोई कैटेगरी में आपको मिलने वाली, जैसे मैं आपको एक दिखा दूं, जैसे यहाँ देखिए ये निःशक्तजनों के लिए है। दिव्यांगजन अधिकार 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर लिखित आयु में 5 वर्ष की छूट और होगी, मतलब उनको 5 वर्ष की और छूट दे सकते हैं। ये तो छूटें सारी दी गई है, तो आप ये बिल्कुल अगर आप अंतिम वर्षों में हैं तो आप जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये महत्वपूर्ण आ गया, महत्वपूर्ण क्या आ गया? चयन की प्रक्रिया। सभी को पता है कि चयन की प्रक्रिया में इसमें क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक 200 नंबर का पेपर देना है और एक 24 नंबर का इंटरव्यू होने वाला, उसकी चर्चा भी हम बात करेंगे। चयन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी चयन प्रतियोगिता परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से, मतलब इसमें एग्जाम भी होगा, रिटन एग्जाम, और आपको इंटरव्यू भी देना है। तो दोनों, ये 200 नंबर का होगा और ये आपके 24 नंबर का होने वाला है। बात करते हैं आगे। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जा सकता है। देखिए सरकार या आयोग क्या होता है, अपने हाथ बचाने के लिए, अपने पांव बचाने के लिए ये लाइन जरूर डालता है नॉर्मलाइजेशन वाली। देखिए मान लीजिए इनसे एक पारी में कोई बड़े एग्जाम को नहीं हो पाया तो ये यहाँ पर स्केलिंग की पद्धति भी अपना सकते हैं। बिल्कुल 2 पारियों में अगर एग्जाम होगा तो ये स्केलिंग के माध्यम से उसका निर्धारण करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें इसका स्केलिंग वाली जो है नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं, वो भी अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अनुसूचित किए जाएंगे। वे लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के माध्यम से मेरिट जो है व्यवस्थित करेंगे। इसका मतलब है इन्होंने इंटरव्यू नहीं हटाया, इंटरव्यू यथावत है। आपको रिटन एग्जाम को पास करके इंटरव्यू तक पहुंचना है, इंटरव्यू देके फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। बात करते हैं उक्त उत्पदोतु महा अक्टूबर में। कब? अक्टूबर में इसकी जो है तिथि इन्होंने निर्धारित की गई है। बिल्कुल अभी जून चल रहा है, जून लगभग जा चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास 4 ही महीने हैं इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। संभावित तिथि इन्होंने दे दी कि अक्टूबर में हम एग्जाम करवाने वाले हैं। उसके बाद स्थान व तिथि के संदर्भ में यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि ये क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हम चुनाव के बाद एग्जाम करवाएं। हो सकता है परिवर्तन करेंगे तो फिर इसके जो एग्जाम है वो चुनाव के बाद ही होने हैं। आप सभी को पता है कि जनवरी से हमारे जो है एग्जाम, जो हमारे चुनाव होने हैं राज्य सरकारों के, राज्य सरकार राजस्थान के चुनाव होने हैं। इस वजह से अधिकतम एग्जाम या तो अक्टूबर से पहले या फिर होने हैं तो जुलाई या हम कहें फरवरी के बाद ही होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा योजना की बात करें। परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होना है, ऑफलाइन ली जाएगी और ऑनलाइन ली जाएगी। देखिए यहाँ ऑब्लिक डाल दी है, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन भी करा दे, हो सकता है कि ऑफलाइन भी करा दे, अभी इनका निर्णय नहीं हुआ। स्पष्ट लिखा है इन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षा के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लिख दिया है इन्होंने। तो दोनों प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब कि जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ होते हैं, उसी रूप में लिया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है
वो आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। पहले से यहाँ जाएंगे, आप कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और आप अगर यहाँ सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इनका इनका सिलेबस मिल जाएगा। ये आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ आप एग्जाम ईयर और ये डेट सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम का नाम लिखिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर चेंजेस होता है तो केवल और केवल कुछ टॉपिक्स हटाए जाएंगे और कुछ टॉपिक छोड़े जाएंगे, कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं होने वाला। जो बेसिक चीजें होती है सब्जेक्ट की वो आने ही वाली है, तो चेंजेस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चेंजेस होता है तो केवल जो हमारा थर्ड पेपर है, जो सामान्य ज्ञान वाला जो पेपर है, जीके वाला पेपर है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट में ना के बराबर चेंजेस होने हैं। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से rpsc पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। इसके अलावा आप एसएसओ पोर्टल पर जाकर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो कार्यक्रम है वो करके आप भर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करके आप जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट करा सकते हैं। डेट देख लेते हैं, आवेदन की तिथि आप देख लीजिए, आवेदन की तिथि है 26/6/2023 से 25 जुलाई 2023। तो 26 जून से स्टार्ट होंगे आवेदन करना और 25 जुलाई तक आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि समय से पूर्व ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें बहुत समस्याएं आती है लोगों को, इसमें बहुत सारी सूचनाएं मांगते हैं एक बार, क्योंकि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होना तो बहुत सारी सूचनाएं सारी एक साथ मांग ली जाती है। तो उनका आप जो है पहले से तैयार रहें और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए 26 तारीख के पश्चात। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं फीस के बारे में। फीस जो है इसके अंदर जो है ये आपको दी गई है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल और अति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस क्रिमिनल के लिए 600 रुपये रखी गई है। बाकी लोगों के लिए 400, SC ST हो या अन्य कोई हो, दिव्यांगजन हो, सबके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। इसके अतिरिक्त हम बात कर लें ये एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है कुल रिटर्न 3 पेपर होने हैं। 3 पेपर कौन कौन से हैं? पहला आपका सब्जेक्ट का, दूसरा भी आपका सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से आप आते हो उसका, तीसरा जो पेपर हो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, सामान्य ज्ञान राजस्थान का, इसके 50 मार्क्स का होगा ये वाला, और ये दोनों ही 75-75 मार्क्स के होने हैं। इसके अतिरिक्त जो टोटल मार्क्स हो गए 200, और इसके अलावा 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। उसके बारे में आपको बता देता हूं, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर, इंटरव्यू शैल बी कैरी 24 मार्क्स, मतलब 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो टोटल जो मेरिट है वो 224 में से आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिखा है कि अगर आवेदन में कोई आपसे गलती हो गई, त्रुटि पाई जाती है, तो उसको आयोग जो है आवेदन पत्र एक मौका देता है संशोधन का, आप 500 रुपए देकर अपना संशोधन करा सकते हैं, और उसके बाद आयोग जो है कोई भी संशोधन जो है मान्य नहीं करने वाला है, और सारे दायित्व जो है हमारे होंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने मोबाइल नंबर और पत्र व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया जाना है, क्योंकि ये जो है बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है या आपसे जुड़ने के लिए वो जो मोबाइल नंबर और पत्र व्यवहार है का जो पता है वो बिल्कुल आपको सही भरना है। फिर इसके अतिरिक्त अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ना तो ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। तो नेटवर्क की अगर समस्या हो जाती है तो आप स्वयं जिम्मेदार है, इन्होंने लिख दिया है, बाद में कोई चिल्लाएगा नहीं कि साहब लास्ट डेट को नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए पहले ही भर लेना आप अपना फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक विशेष नोट लिखा है, विशेष नोट में ये लिखा है कि यदि ई मित्र या किसी के द्वारा जो आपका आवेदन भरा जा रहा है, आप द्वारा जो भरा जा रहा है, उसमें अगर त्रुटिपूर्वक कोई आपने ऐसी गलती या ऐसा कोई डेटा दे दिया है जिसके वजह से आपका आवेदन खारिज हो जाता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, आयोग जिम्मेदार नहीं है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, और उसके लिए कानूनी रूप से भी आपको लड़ाई लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने आवेदन भरते वक्त गलती की है। हाँ, आपने आवेदन सही भरा है और फिर बोर्ड की तरफ से कोई गलती होती है तो आप जो है संशोधन करा सकते हो, बट अगर आपने भरा है और बोर्ड की तरफ से कोई गलती नहीं है और आपने कोई संशोधन जो है मांगा है उनसे बाद में डेट निकलने के बाद, तो यहाँ पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा, आप स्वयं जिम्मेदार हो, और कानूनी रूप से भी कोई कार्रवाई जो है इन पर नहीं हो सकती। आयोग ने अपना कार्य कर दिया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले जाइए अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखिए कि क्या मैं पात्रता रखता हूं, अगर रखता हूं तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए। दूसरा,
पाठ्यक्रम जरूर देख लीजिए। पाठ्यक्रम चूंकि इसमें आप जो यूजीसी नेट देते हैं उसका जो पाठ्यक्रम है एज इट इज पाठ्यक्रम इसमें रखा जाता है। और इसमें एक पोर्शन और आपको मिलेगा राजस्थान वाला, तो राजस्थान वाला पाठ्यक्रम देखें। उसके अतिरिक्त जो है आपके सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम देखें कि आप जो है कितना कितना उसमें आपको इन 4 महीनों में पढ़ना है और आप कितना तैयार है उस 4 महीने में पढ़ने के लिए। इसके लिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको पर्याप्त समय मिलता है तो आप उसमें तैयारी उस समय कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके इस आवेदन से जुड़े या इस वैकेंसी से जुड़े कोई भी सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका यथासंभव आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।